गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? करें आज की क्लास स्टार्ट। बच्चों एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या उसके ऊपर का भी रिवीजन चाहते हो क्या? हाँ, चलो। जस्ट क्या करना है अपने को, वो जो 3 डेफिनेशन है ज्यादा फोकस उस पर करना है। अगले 2 ही मिनट में इसे रैप अप कर देते हैं, ठीक है? मेरे को ये बताओ, प्लानिंग को परफॉर्म करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग हमारा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिकॉज अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं और एक्शन नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं करते चीज़ों को, तो हमें क्या मिलेगी बच्चों? फेलियर। और डायरेक्टली अगर ये करते हैं तो, वो नहीं करते हैं तो, वो कौन? प्लानिंग, तो भी फेलियर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है मैनेजमेंट का, जिसको हमने परफॉर्म करना होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग होती क्या एक्चुअली में, है ना? थर्ड वाली डेफिनेशन बोल सकते हो क्या आप? ऑर्गेनाइजिंग इज अ process of identifying and grouping the activities of an enterprise and assign each group to the manager with necessary authority and establishing authority relation among them. दूसरे वाली डेफिनेशन क्या बोलती थी? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, हाँ बोलो, आगे बोलो। बस, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स the implementation of plans by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying, बोलो ना, and effectively deploying resources for the achievement of organizational objectives। तुम भी बताओ, ऐसे ऐसे करोगे तो बाकी क्लास का क्या होगा? हाँ जी। जो थर्ड डेफिनेशन है एक्चुअल में वो फर्स्ट नंबर पे है, बोलो ना। ऑर्गेनाइजिंग refers to the process of coordinating the coordinating the human efforts, integrate assembling resources and integrate both to achieve the organizational goals या objectives, ठीक है ना? और अगर हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो आउटकम में हमें क्या मिलता है बच्चों? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना? बात करते हैं बच्चों किसकी? प्रोसेस की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या होती है? इट इज अ 4 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, एंड द सेकंड वन इज डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन या ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, आप बोलो। थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड द लास्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है ना? सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं उसी स्टेप में हम। देन उन्हें सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटीज है उन्हें ग्रुप करते हैं, फिर हर एक ग्रुप को एक बंदे को सौंपते हैं, और फिर उसकी जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो क्या करते हैं? एस्टैब्लिश करते हैं कि कौन बंदा किससे ऑर्डर लेगा और कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है ना? वो सारी चीजें। फिर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्यों करना है हमें ऑर्गेनाइजिंग? जरूरत क्या है उसकी? पहला बोल रहे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बिकॉज तुमने काम को आइडेंटिफाई किया है, ग्रुप किया है, असाइन किया है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया है, तो कंट्रोल करना, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना तुम्हारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा, है ना? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग होगी वो इफेक्टिवली आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। बिकॉज सारी चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है तो सेकंड देखो, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। किसको क्या करना है, किसको बताना है करके, किससे कौन ऑर्डर रिसीव करेगा, ये सारी चीजें क्लियर है, तो क्लैरिटी रहती है किसमें? वर्किंग रिलेशनशिप में, कि किसकी क्या पावर्स है और किसकी क्या ड्यूटीज है, ठीक है ना? नेक्स्ट बच्चों, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम ये सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि रिसोर्सेज का क्या हो सके? मैक्स टू मैक्स यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है ना? और इससे होता है बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। कौन कौन से रिसोर्सेज का? ह्यूमन रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का, ठीक है ना? मटेरियल वगैरह, इक्विपमेंट्स, आपकी मशीनरी, प्लांट, जो भी है। नेक्स्ट है बच्चों, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब हम एक बंदे को काम सौंप देते हैं और वो काम उसी के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा और बार बार किया जाएगा, एक बार नहीं किया जाएगा, बार बार और हर बार किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो उस काम को करने में माहिर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, उसे स्पेशलाइजेशन हो जाएगा उस काम को करने में। और इससे बच्चों स्पीड तेज हो जाती है, मिस्टेक के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चों, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। हाँ जी,
मेरी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चल रही है, कहाँ छेड़ना उसको, ठीक है ना। अपने को एक्सपेंशन करना है, बड़े स्केल पे कुछ एक्टिविटीज करनी है, हाँ तो मॉडिफाई कर लो ना उस स्ट्रक्चर को, पुराने वालों को मत छेड़ो। नई जॉब पोजीशंस उनमें क्या कर दो, क्रिएट कर दो जिस लेवल पे भी आपको चाहिए। यहाँ पे आपको पोजीशन सेट करनी है तो यहाँ पे कर दो, इसके डाउन में करनी है तो इसके डाउन में कर दो, मतलब जहाँ पे भी जैसे भी आपको सुटेबल होगा आप आपकी स्ट्रक्चर को चेंज करके अपना एक्सपेंशन कर सकते हो। इवन एक्सपेंशन नहीं, आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो। देखो चलो एक्सपेंशन में तो समझो कि उसी स्ट्रक्चर को हम छेड़छाड़ करके मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट ही स्ट्रक्चर चलेगी ना, जिसका कोई पुराने वाली से कोई मतलब। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि सारे बच्चे एक ही बाप के हैं, लेकिन फिर भी हर एक बच्चा आपस में एक दूसरे को भाई भाई नहीं मानता, वो कह रहे भाई तू अलग है और मैं अलग हूँ, वैसा, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, आई थिंक ये नहीं पढ़ाया था ना मैंने, नहीं पढ़ाया था। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बच्चों क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ना आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डीओए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजिंग जब हम परफॉर्म करते हैं और कई बार जो सुपीरियर होते हैं वो ओवरबर्डन फील करने लगते हैं, क्या फील करने लगते हैं, ओवरबर्डन। और ओवरबर्डन होने की वजह से वो अपना काम किसको शेयर कर देते हैं, अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को, किसको, अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को, ठीक है। क्या होने की वजह से, ओवरबर्डन होने की वजह से, बिकॉज उनके पास काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने कुछ काम क्या कर दिए, शेयर कर दिए अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट के साथ। हाँ बोलो। कभी तो मैंने आपको ऐसी लाइन बोली होगी आपके एग्जाम से पहले जब मैं आपको रिवीजन करा रहा था कि अगर ऐसा होगा, किसी ने बोला था कि पैसा मिलता है क्या, है ना, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता लेकिन नंबर बनते हैं किसके, एम्प्लॉय के, नंबर बनते हैं सुपीरियर के टर्म में और साथ में उसको नया काम सीखने भी आता है, ये हेडिंग वही है। जब एक सुपीरियर अपना काम शेयर करता है, नहीं समझ में आता तो ऐसे देखो, हम काम को आइडेंटिफाई करके डिवाइड करके क्या करते हैं, ग्रुपिंग करके देन असाइन करते हैं, क्या करते हैं, कई बार हम ऐसा काम भी असाइन करते हैं जो सबॉर्डिनेट की ड्यूटी नहीं थी करने की, वो काम करना किसको था, सुपीरियर ने, लेकिन सुपीरियर के पास ओवरलोड हो गया, है ना, वर्कलोड ज्यादा है, देन उसने अपना काम शेयर कर दिया सबॉर्डिनेट के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो काम आज तक सुपीरियर करता था, जिस असाइनमेंट को, जिस प्रोजेक्ट को सुपीरियर हैंडल करता था, आज उसे कौन भी हैंडल कर रहा है, क्या सबॉर्डिनेट का डेवलपमेंट नहीं होगा। वही हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल, हमारे एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा बिकॉज अब वो काम करने के लिए लायक हो जाएंगे जो काम पहले सुपीरियर करते थे। कहो कोई डाउट है क्या आपको, टेक्स्ट पढ़ाऊं इसका। देखो, इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैनेजर्स डेलीगेट द अथॉरिटी, मैनेजर क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर। और बच्चों ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है ना। जाने अनजाने में मैं भी कभी आपके साथ क्या करता हूँ, कोई अथॉरिटी जो मेरे पास होनी चाहिए, अक्सर अगर मैं एग्जांपल दूं तो कॉपी चेक करने की अथॉरिटी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। और अपने ही गाइडेंस में मैं आपसे क्या कराता हूँ, वो चेक कराता हूँ कॉपी, है ना। तो क्या आपको पता नहीं पड़ेगा क्या, इन फ्यूचर क्या है कि लेट सपोज आपने किसी आपके जूनियर की कॉपी चेक करनी होगी, तो क्या आपको नहीं आएगा कि कॉपी कैसे चेक करते हैं, कि हम उस टाइम पे कैसे चेक करते थे, आपस में क्रॉस कॉपी कैसे चेक करते थे, है ना, कैसे नंबरिंग देते थे, है ना, क्या लिखा है, किस चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, अगर सीबीएसई की कॉपी चेक कर रहे हैं हम तो सीबीएसई किन चीजों को इग्नोर कर देती है, छोटी छोटी चीजों को किनको वो अडॉप्ट करके चलती है ना, किस चीज स्टेप वाइज मार्किंग होती है, केस स्टडी को कैसे चेक करना होता है कि भाई 3 पार्ट में हम उसे बाइफरकेट करते हैं, पहले प्रोविजन लिखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो लिखते हैं, फिर गिवन सिनेरियो में क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं और फाइनली कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से हम केस स्टडी का आंसर देते हैं। जब तुम ये सारी चीजें तुम अपनी प्रैक्टिस में, मैं आपको 10 15 20 टेस्ट क्या कराऊंगा, चेक कराऊंगा, तो ये चीजें तुम्हारे प्रैक्टिस में आएगी, क्या आपका डेवलपमेंट नहीं होगा क्या। आप जस्ट अब एक स्टूडेंट नहीं हो, आप किसके पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो, एक टीचर के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो कि ठीक है हम उधर बैठे हैं लेकिन हमारे को वो काम भी आ रहा है कि जो बंदा सामने आकर के हमारे करता है, समझा ना आपको। तो इससे हमारे एम्प्लॉइज का क्या होता है बच्चों, डेवलपमेंट होता है। वो ज्यादा जो चैलेंजिंग जॉब्स होती है ना, उनको हैंडल करने के लिए क्या हो जाते हैं, वो लायक हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं, उनकी एबिलिटी, उनका कैलिबर बढ़ता है। और जब भी बच्चों प्रमोशन का नंबर आएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिस बंदे के साथ हमेशा अ, अपनी अथॉरिटी की शेयरिंग हुई थी, उसके प्रमोशन होने के चांसेस, प्रमोट होने के चांसेस ज्यादा है,
या जो हमेशा चिक चिक करता था, नाक चढ़ाता था, है ना, माथे में सलवट डालता था, यार देखो अपने आप तो काम तो इसका बड़ा है ना, चीजें हमारे ऊपर शेयर कर दी, बताओ हम करेंगे क्या काम, ये काम तो उसका है ना। आप मेरे को बताओ फर्स्ट वाले बंदे को प्रमोशन के चांसेस ज्यादा है या इस वाले को, ये जो चिक चिक करता था हमेशा। बात समझ में आ रही है ना, बिकॉज उसको पता है ना कि कैसे वो हमेशा उसने, जैसे समझो ना, जो बंदा कभी भी ऐसे चिक चिक नहीं करता कि उसे कुछ काम मिलता है, सही काम मिलता है, उसे लगता है कि हाँ मेरी ग्रोथ है, समझो बिल्कुल किसके जैसा है, हनुमान जी के जैसा है। किसके जैसा है? हनुमान जी कभी किसी काम को मना करते थे क्या? अरे क्या राम जी तुम भी अपने आप कर लो ना इस काम को, ऐसे बोला कभी देखा तुमने? कभी उन्हें ऐसा बोलते हुए सुना उन्हें कभी? अरे क्या ये भी मैं करूंगा क्या, अब ये बाकी क्या करेंगे, ये भी मैं करूंगा, तो सारे काम मेरे को दे दो, पहाड़ उठा के लाना हो तो मैं लेके आऊंगा, है ना, पूरा समुद्र क्रॉस करना है तो मैं करूंगा, उनको सबको, वो कभी कभी उधर बादल में छिप जा रहा है मेघनाथ, तो तुम्हें उठा करके ऊपर जाना तो मैं जाऊंगा, और इतने ही और भी तो है ना, ये इन्हें कह दो ना मैं ही करूंगा ये सारे काम। हाँ बोलो, कभी भी तुमने ऐसा गुस्सा देखा उनके चेहरे पे? पूरी रामायण में कभी जितना भी तुमने पढ़ा नहीं ना, खुश रहते थे, मस्त रहते थे एकदम से। हाँ जो भी बोल दिया, हाँ ऊपर वाले का नाम लेके जय श्री राम, और ये लो बन गया काम, ठीक है ना, कभी ना नहीं किया। हाँ बोलो ना। तो अभी देखो, तो जब सबसे ज्यादा प्यार भी राम जी किसको ही करते थे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकियों को नहीं करते थे, है ना, लेकिन उन्हें बिल्कुल उनकी एक जगह अलग ही थी ना उनके मन में, बस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है। अगर ऊपर वाले का हाथ पकड़ करके, है ना, जो भक्त है अगर वो भी ठीक है, उसकी भी ग्रोथ हो रही है, तो दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है ना, उसकी भी नैया पार लग जाएगी। वैसा ही है ये पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर्स डेलीगेट द अथॉरिटी टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। ऐसा नहीं सोचने का अबे यार अपना तो काम घटा रहा है हमारा बढ़ा दिया, है ना, ऐसे चिक चिक नहीं करने का, बिकॉज तुम्हारी भी तो ग्रोथ है उसमें। नेक्स्ट बोल रहे इट डेवलप्स एंड मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट। इसका एक और पर्सपेक्टिव है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको एक एंगल से समझाया, शायद जो यहाँ पे नहीं लिखा, हल्का सा बाद में लिखा है उसके बारे में। एक और चीज है, देखो बहुत सारे लोग हैं, रामायण में से एग्जांपल ले लो, बड़े सारे रामायण में से, महाभारत में से मैनेजमेंट के बहुत सारे लेसन आपको मिल जाएंगे। इतनी पूरी टीम, बड़ी टीम है ना, राम जी की पूरी सेना है, लेकिन कभी भी ट्रस्ट फैक्टर आता है ना, जब भी ट्रस्ट की बात आती है तो नाम किसका आएगा? यार लोग तो और भी थे ना बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसे वो पीछे से वार करने वाले थे, वो सारे लोग सपोर्टिव थे, लेकिन वो जो ट्रस्ट बिल्ड किया वो किसने किया सबसे ज्यादा? हनुमान जी ने। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे में पता क्या होता है, जब एक सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट को कोई काम बोलता है ना, ओवरबर्डन हो जाने के बाद कि भाई ये काम हम चाहते हैं कि आप करें, ठीक है ना, तो सबॉर्डिनेट इसको ऐसे भी ले सकते, नेगेटिव मत देखिए, अपना वर्कलोड कम करने के लिए हमारे को दे दिया ये काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हमारे ऊपर, क्या कर दी, हमारे ऊपर थोप दिए। ऐसे नहीं देखो, आप उसे पॉजिटिव एंगल से भी देख सकते हो। अबे तुझे पता है टीम में 50 लोग हैं, 50 लोगों को काम नहीं दिया, मेरे को ही क्यों दिया है? कुछ तो मेरे पे विश्वास करता होगा अगला, है ना, कुछ तो चाहता होगा वो, कुछ तो सोच समझ के मेरे को ही काम बोला होगा, है ना। तो देख तुझे मिला क्या काम? नहीं मिला ना, हमेशा बता रहा हूँ यार, कभी भी कोई भी अच्छे लेवल का काम होगा ना, अब हमारा जो बॉस है, हमारा जो लीडर है, हमारा जो सुपीरियर है, उसको वो कहीं किसी दूसरे काम में बिजी होगा, हमेशा मेरे को मिलेगा काम, भाई ट्रस्ट जीता है। क्या जीता है? ट्रस्ट जीता है। हर एक की बस की बात नहीं है। जो बंदा है ना, जो सबॉर्डिनेट है, वो अलग ही, उसका मोटिवेशन लेवल अलग ही है, बंदा ऐसे मोटिवेट भी होता है। भाई 50 लोग थे टीम में, किसी को काम नहीं मिला, मेरे को मिला है, ठीक है ना, ट्रस्ट ही मेरे ऊपर है, ये पैसे दे के नहीं खरीदा जाता, ये तो कमाना पड़ता है, समझा ना। तो वैसा लिखा है यहाँ पे, इट डेवलप्स एंड मोटिवेट द सबॉर्डिनेट। कह रहे अगर ऐसे मैनेजर क्या करते हैं, ओवरबर्डन होकर के अपने काम की शेयरिंग करते हैं अपने सबॉर्डिनेट के साथ, तो इससे डेवलपमेंट होता है सबॉर्डिनेट का, साथ में वो क्या भी होता है, मोटिवेट भी होता है। भाई मेरे को मिला काम, किसी को नहीं मिला, ट्रस्ट वाली बात है यार, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि डेवलप करता है, मोटिवेट करता है सबॉर्डिनेट को टू डू मोर चैलेंजिंग वर्क, कि उसे क्या करना है। अबे तेरे भाई को हल्के में ले रहा है क्या तू? भाई जिस टाइम पे मैनेजर ओवरबर्डन हो रखा था ना, मतलब
बिल्कुल बर्न आउट हो चुका था वो प्रोजेक्ट में। उस टाइम पे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज दी उसने मेरे को कि जिसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने कभी मना नहीं किया काम को। मैंने वो चैलेंज लिए, उनके बारे में सर्च करा, मैनेजर को डिस्कस किया, उसको पूछा, अपने बाकी टीम मेंबर को पूछा, दूसरे मेरे जो फ्रेंड्स किसी दूसरी कंपनी में काम करते थे, जो दूसरी जगह यही काम कर रहे थे, उनको मैंने क्या किया, डिस्कस किया, उनको उनके साथ मैंने एक बॉन्डिंग बनाई। और इस प्रोजेक्ट को जो कि इतना चैलेंजिंग था, ये जो एक्टिविटी जो इतनी चैलेंजिंग थी, इसको बाखूबी पूरा भी करके दिखाया। मुझे बताओ ऐसे बंदे का मोटिवेशन धरती में मिला होगा कि आसमान पे होगा? वही बोल रहा है वो, अरे तुम दे तो एक्टिविटी, है ना। आगे मैनेजर, एक बार क्या हुआ, अरे वर्मा जी एक काम करो यार, चलो ठीक, मैं आपको एक एक चीज बोल रहा हूँ, एक ही करने के लिए, ठीक है। मेरे मन में आया, चल छोड़ो, रहने दो, जान दो, रहने दो, मैं कर लूंगा। तुमने अगर पास्ट में बहुत चैलेंजिंग वर्क किए होंगे, जो मैंने आपको असाइन किए और आपने कर दिए वो, ठीक है ना, और अभी मैंने ऐसे बोला वर्मा जी एक काम करना है, और फिर बीच में ही बोल दे चलो छोड़ो, जाने दो, रहने दो, तुम पलट के क्या बोलोगे, तुम्हारा जवाब क्या होगा? अरे बताओ तो, ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते, पास्ट में नहीं करके दिखाया? हाँ बोलो। तो बंदा, समझो लोग क्या है कि हमारे एरिया में क्या है कि हमारे एरिया में लोग उसे नेगेटिव लेते हैं। क्यों ले रहे हो आप उसे नेगेटिव? आप उसे पॉजिटिव वे में लो ना। आपने ये तो देख लिया कि अपना वर्कलोड कम करने के लिए काम हमारे ऊपर शेयर कर दिया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाल दी। अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जस्ट कि हमारे ऊपर डाल दी। लेकिन वो जो पलट के तुमने जवाब पूछा कि बताओ तो, ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते, वो जो गट फीलिंग जो तुम्हारे अंदर डेवलप हो गई, उसे नहीं देखा तुमने। तुमने केवल किसे देखा? नेगेटिव फैक्टर को। जस्ट मैं मतलब समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कि अगर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं जहां पे डेलीगेशन ऑर्गेनाइजिंग का एक क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली जो एम्प्लॉइज है ना, उनकी जो चैलेंजिंग पावर होती है किसी भी चीज को चैलेंज करने की, वो क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कहना बिल्कुल सही होगा दोस्त, कि डे फर्स्ट में कुछ नहीं होता और डे लास्ट में कुछ नहीं होता। एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से होकर के गुजरना होता है। उस प्रोसेस से गुजर करके जो तुम बन जाओगे ना, वो मैटर करता है। यस और नो? लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ेगा छोटी छोटी चीजों से। बेटा जब छोटी छोटी चीजों के जो आउटकम्स है ना, वो कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होकर के जब तुम्हें उनका रिजल्ट मिलेगा, तो वो मतलब एक अलग ही रिजल्ट होगा। तो दैट्स वाई, मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इस पॉइंट के थ्रू कि कभी भी किसी भी कोई भी अगर आपको काम मिला है ना, तो उसको नेगेटिव सेंस में मत देखना, हमेशा उसको पॉजिटिव, है ना, हनुमान जी की जैसा खुशी खुशी से एक्सेप्ट करना कि हाँ हम ट्राई जरूर करेंगे, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन चिक 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 चिक, है ना, ऐसे माथे में सलवट मत डालना कि अभी यार ये हमें करना पड़ेगा। जाने दो यार, आज जो तुम कर रहे हो ना, सारे एक्शंस आपने ये ऐसे सोच के कोई ना परफॉर्म करने की आज मैं कुछ करूंगा तो आज ही मेरे को मिलेगा। कुछ चीजें टाइम पे भी छोड़ दो, टाइम के साथ साथ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और मेरा तो हमेशा से एक्सपीरियंस है कि अगर मैं हमेशा आपको बोलता ही हूँ कि यार जैसा भी सोसाइटी को दोगे, जैसा भी किसी के लिए करोगे, मल्टीप्लाई होके वैसे मिलेगा। मैं ये चीज को मतलब 2 4 5 दिन में देखता रहता हूँ कि अच्छा यार, और कभी ऐसा नहीं करते कि यार हाँ भाई फ्यूचर में मिलेगा, मिलेगा, पता है यार ऊपर वाला देगा, ऑटोमेटिक मिलेगा ही मिलेगा। पहले कोई काम परफॉर्म किया था, आज हमें कोई चीज मिल रही है, तो अपने मन में बस ऊपर वाले के लिए थैंकफुल रहो कि हाँ यार हमने कुछ पास्ट में कुछ अच्छा किया था, शायद ये आज उसी का हमें क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। बस कर्म करते जाओ अच्छे अच्छे, ठीक है। बस और ज्यादा ज्ञान नहीं देने का। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, आई होप आपको समझा होगा ये। इससे क्या होता है कि हमारा जो एम्प्लॉय होता है, वो कोई भी चैलेंजिंग काम को करने के लिए क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है ना, एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। और वो जो अपना जो एक्स फैक्टर होता है ना, किसी भी इंसान के अंदर कोई तो एक एक्स फैक्टर होता है। हर एक इंसान हर एक फील्ड में अच्छा नहीं होता, लेकिन कोई तो उसके अंदर एक क्या होता है, एक्स फैक्टर होता है, जो उसे कभी कभी पता नहीं चल पाता। लेकिन जब उसे चैलेंजिंग टास्क दिए जाते हैं, तो उसका जो हिडन पोटेंशियल है ना, वो समझ पाता है, वो रियलाइज कर पाता है अपने आप को कि हाँ यार मेरे अंदर ये ताकत है क्या, है ना। ऐसा नहीं है बेटा, ऊपर वाला मतलब हनुमान जी भी भूल गए थे अपनी पावर, है ना, याद दिलाना होता है लोगों को।
जस्ट एक हल्का सा पुश देने की जरूरत है, उन्हें एक होप देने की जरूरत है कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, तो लोग कर जाते हैं, झंडे गाड़ देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, हेल्प टू चेंज क्या है, हेल्प टू चेंज। बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है, और हमें डायनेमिक एनवायरनमेंट में क्या करना है, ऑपरेट करना है, हमें सरवाइव भी करना है, एक्सपेंड भी करना है, फाइनली ग्रो करना है। क्या करना है, ग्रो। या हमें ऐसे माथा पकड़ के नहीं बैठ जाना है, अरे हम तो बर्बाद हो गए, है ना, हमारी तो बर्बाद जिंदगी, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ये सारी चीजें हमारे ऊपर ही क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, उन सबको चीर के तुम्हें आगे बढ़ना है। यस और नो, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग आपकी उसी में हेल्प करती है। अगर आपको बदलना है अपने आप को, तो ऑर्गेनाइजिंग उसमें आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, बिकॉज हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। किसको चेंज कर देते हैं, भाई एनवायरनमेंट की जरूरत है। आज हम छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहे थे, और हमने सेल्स के और मार्केटिंग के ऑपरेशंस एक जगह रखे थे। कल को हम ग्रो कर गए, हमारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो मार्केट की डिमांड ये है कि हम, अब लोग हमारे से, कस्टमर ये चाहते हैं कि हम कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक ना करें, है ना, कि हम सेल्स में भी बहुत माहिर हो और मार्केटिंग में भी बहुत माहिर हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा दोनों काम में क्या हो सके, माहिर हो सके। अभी छोटे छोटे स्केल पे चल रहा था तो ठीक है, बन रही थी बात, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करते जा रहे हैं तो कस्टमर की भी हमारे से कुछ एस्पिरेशंस है। कस्टमर भी चाहते हैं कि हमें हमारी प्रॉब्लम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डील करे, उसको सॉल्व करे। सही और नो। तो अपने को अब ना मार्केट की डिमांड है, एनवायरनमेंट की डिमांड है कि हम अपने आप को बदले। मैं आपको बोलता हूँ या पूछता हूँ आपसे, क्या ऑर्गेनाइजिंग उसमें हेल्प नहीं करेगी क्या हमारी, करेगी। ऑर्गेनाइजिंग बोलेगी सिंपल है यार, ठीक है ना, आपने क्या करना है, काम को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई कर चुके हम, सेल्स करनी है, मार्केटिंग करनी है ना, फिर हमें उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। अब तक यही तो नहीं किया था, तो कर दो ना, मार्केटिंग को अलग करो और सेल्स को अलग करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है। जितनी भी एक्टिविटीज, अब जो नई एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और जो ऑलरेडी कर रहे थे, जो सेल्स के रिगार्डिंग है उन्हें सेल्स डिपार्टमेंट में डालो, और जो मार्केटिंग के रिगार्डिंग है उन्हें मार्केटिंग में डालो। अब डिफरेंशिएट कर लो, बिल्कुल सेल्स वालों को बस सेल्स वाली एक्टिविटीज दो, ठीक है ना। और इन्हें क्या कर दो, अब असाइन कर दो, दोनों को अलग अलग क्या कर दो, असाइन कर दो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दो। पहले एक ही डिपार्टमेंट चल रहा था, अभी दो दो चल रहे हैं। एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट थी, हम चेंज हो गए, किसने हेल्प करी, ऑर्गेनाइजिंग ने। किसको मॉडिफाई और किसको रिवाइज करके, अपनी स्ट्रक्चर को। देख लो, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। कोई नई बात नहीं है, हमेशा से बार बार हर एक चैप्टर में हम इसकी पता नहीं कितनी बार बात करते हैं कि बेटा हमें आइसोलेशन में बिजनेस नहीं करना होता, बिजनेस करते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज करते हैं और सोसाइटी को ही सर्व करते हैं। मेरे को रिसोर्सेज कहां से मिलते हैं, मेरे को जो जो भी मैं अभी जो आज काम कर रहा हूँ, मेरे को जो नॉलेज मिली, मेरे को जो सारे रिसोर्सेज मिले, ये मेरे को किसने प्रोवाइड कराए, सोसाइटी ने। अब मैं सर्व किसको कर रहा हूँ, सोसाइटी को। जैसे मेरे लिए ऐसे तुम्हारे पापा के लिए भी है, तुम्हारे लिए भी ऐसे होने वाला है, ठीक है ना। और ये पूरी नेचर ही ऐसे वर्क करती है कि हम सोसाइटी में से लेकर के ही सोसाइटी में को ही क्या करते हैं, हम सर्व करते हैं, वापस करते हैं। और हर एक इंसान की यही ड्यूटी होनी चाहिए कि अच्छा अच्छा सोसाइटी से ले और अच्छा अच्छा ही सर्व करे, है ना। बस इतना उसमें ऐड ऑन कर दे कि वो उसे मल्टीप्लाई करके सर्व करे, जितना तुम्हें मिला है उससे ज्यादा तुम क्या करो, सोसाइटी को सर्व करो, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग है, ये हमारे को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो जो सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है, जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ऑर्गेनाइजिंग हमारी क्या करती है, मदद करती है हमारे को बदलने में। कैसे, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, सच चेंजेस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। और जब भी चेंजेस होते हैं बच्चों, तो उनमें हमें क्या भी मिलती है। लेकिन अगर कूलर में पानी डाल के सो जाओगे तो कुछ नहीं होगा, के लिए मेहनत करनी होती है दोस्त, है ना। आइडेंटिफाई करना होता है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को, आपको क्या करना होता है, स्कैन करना होता है, तभी तो आपको क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तभी तो आपको क्या पता पड़ेगी, रेट पता पड़ेगी कि कहाँ पे दिक्कत चल रही है, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं कि जो चेंजेस होते हैं मार्केट में जो होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं और थ्रेट भी।
अब तुम्हारे ऊपर है बच्चों, तुम थ्रेट को किस में कन्वर्ट करते हो, अपॉर्चुनिटी में, या अपॉर्चुनिटी आई भी अपॉर्चुनिटी को भी किस में कन्वर्ट कर दोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। कस्टमर तो बोल रहे थे ना, एक एक कंप्लेनिंग कस्टमर था बच्चों। एक कंप्लेनिंग कस्टमर बड़ा अच्छा होता है, कभी भी आपको उसको नेगेटिव सेंस में नहीं दिखना चाहिए। ए तू बताएगा मैं क्या करना है, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं। एक कस्टमर कंप्लेन कर रहा है ना, तो हमेशा उसकी बातों को सुनो कि वो बोल क्या रहा है। समझ में आ रही है बच्चों बात? बिकॉज वो आपको फ्री में बता रहा है कि आपकी कहाँ पे कमी चल रही है। आप उसको नेगेटिव सेंस में मत लो, है ना, उसे पॉजिटिव सेंस में लो। वो आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है ना, तो दो तरह का क्रिटिसिज्म होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्टिव, जैसे मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको, कस्टमर आपका अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव जहाँ पे आपकी कमी है और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ वाकई में हमारी कमी है, तो आपको उसे अदरवाइज लेने की जरूरत ही नहीं है। आप उसे पॉजिटिव ही सेंस में लो और अपने आप को चेंज कर लो जो आपकी कमी चल रही है। लेकिन अगर वो बंदा आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको क्रिटिसिज्म कर रहा है, लेकिन वो नेगेटिव है, क्या है, तो आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको कुछ फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहा है वो बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, हमारा तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है ना। हाँ बोलो। हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए नेगेटिव, बिकॉज हम वैसे है ही नहीं है, तू करता रहे, हम तो वैसे है ही नहीं है। और अगर तेरा क्रिटिसिज्म क्या है, जेन्युइन है, तो ठीक है, हमको लगना चाहिए ना वो। नेगेटिव सेंस में क्यों देखते हो उसे, करो ना अपनी कमी पे काम, अपनी खामियों पे काम करो, उसे क्या करो, सही करो। बोल रहा है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन to adjust itself. Organizing helps the organization to adjust itself to the changing environment. Organizing help करता है किसकी, ऑर्गेनाइजिंग की, अपने आप को एडजस्ट करने में टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, किसके अकॉर्डिंग, बाय मॉडिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसको चेंज करके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज कर। ठीक है, सारी हेडिंग कंप्लीट हो गई हमारी यहाँ पे। एक बारी देख लेते हैं बच्चों, पहली हेडिंग क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग हम परफॉर्म करेंगे तो कंट्रोल हमारा बन पाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्लैरिटी आएगी, क्या आएगी, वर्किंग रिलेशनशिप में, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट हमें बेनिफिट मिलेगा स्पेशलाइजेशन का। हम क्या कर सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, वो डेवलप कर सकते हैं, और इससे हमारे को चेंज करने में हेल्प मिलेगी, हेल्प हो जाएगी, हेल्प्स टू चेंज। ठीक है भैया, सारी हेडिंग को कैसे करेंगे पता तो है आपको। ए रोज, बोलो ए रोज, ए रोज, ए फॉर administration, effective administration, R for relationship, clarity in working relationship, O for optimum utilization of resources, S for specialization, benefit of specialization, D for expansion, expansion and A rose DP, DP एक साथ है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, चेंज करता है, सिंपल। कोई डाउट हो तो बताओ। आगे एक टेक्निकल टॉपिक करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, और इंट्रोडक्शन के बाद एक हेडिंग पढ़ाई थी, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और उसके लास्ट बुलेट में एक बुलेट था जो, जिसको मैंने आज भी रिवाइज करा आपको, कि जब हम बच्चों ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करते हैं तो बोलो ना क्या होता है, आउटकम में क्या बन के आती है, वो होती क्या है, वहीं पे लेके आऊं क्या आपको, चलो दोबारा से बनाता हूं, उसमें समझ में नहीं आएगा। ये क्या है बच्चों, क्या नहीं है, मतलब कौन है सीईओ,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इधर परचेज डिपार्टमेंट, इधर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इतने में काम चल जाएगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि आप बोल नहीं रहे हो। इनके सबके अपने अपने कौन होंगे? मैनेजर होंगे। हाँ बोलो। अच्छा, क्या ये मैनेजर ही संभाल रहे होंगे पूरे? इसके डाउन में कितने लोग हैं? मतलब 5 लोग डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं? मैनेजर को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर को। ठीक है ना? फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है? सीईओ। चलो, ये 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है ना? इनके डाउन में 20 लोग हैं। कितने लोग हैं? ऐसे अब मेरे पास इतनी जगह भी नहीं बचेगी यहाँ पे। ठीक है ना? ए 20 लोग हैं। ठीक है ना? अब ये जो 20 लोग हैं ना, इनके डाउन में भी 5 वर्कर है, मान लिया। कितने वर्कर है? 5 वर्कर, 1 2 3 4 5। ऐसे ये नीचे पूरा बनेगी, है ना? ये स्ट्रक्चर बनेगी, ये ट्री बनेगा। वर्कर नहीं, वर्कर के अब वर्कर सबसे निचले स्तर पे आ जाते हैं। मतलब स्तर भी नहीं होता बेसिकली, कोई भी लेवल में नहीं आते, ना टॉप लेवल में, ना मिडिल में, ना लोअर लेवल में। ये तो एक्चुअल में क्या करते हैं? वर्क परफॉर्म करते हैं। इनके पास मैनेजमेंट की कोई पावर नहीं होती। ये एक्चुअली में क्या करते हैं? हाँ, शॉप फ्लोर में। ठीक है? मुझे बताओ, पूरी कंपनी का जितना भी काम है, पूरी कंपनी का किसी भी लेवल का काम है, टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का, लोअर लेवल का, चाहे वो मैनेजरियल वर्क है, आगे बोलो, चाहे वो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोलो, चाहे वो नॉन मैनेजरियल वर्क है। अरे भैया, मैनेजरियल वर्क तो समझ में आता है, तुमने नॉन मैनेजरियल क्या बोला है? वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो। मैनेजरियल वर्क कौन सा? जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। और मैनेजर्स कितने लेवल पे डिवाइड किए होते हैं हमने? 3 लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल। तो वो जो लेवल्स के अंदर जो वर्किंग होती है, आपको याद है ना? लेवल लेवल 3 लेवल होते हैं ना? कौन कौन से? हम उसे कैसे बोलते हैं? हम उसे कैसे बोलते हैं? वेरी गुड। स्ट्रेटेजिक लेवल, मैनेजमेंट लेवल, ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, चलो ठीक है। सुनो 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 सुनो। हाँ जी। तो जो 3 लेवल होते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल, माने टॉप लेवल को स्ट्रेटेजिक लेवल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल? स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है भाई, स्ट्रेटेजीज, है ना? अच्छा, दूसरा क्या है? मिडिल लेवल, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट लेवल। क्या बोलते हैं? बिकॉज वो मैनेजमेंट कराते हैं, वो इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक है ना? और तीसरा होता है लोअर लेवल। कौन होता है? जिसे सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बॉटम लेवल भी बोलते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? है ना? नजर रखते हैं किसके ऊपर? वर्कर्स के ऊपर, कि वो एक्चुअली में काम कर रहे हैं क्या नहीं। देखो बच्चों, मैनेजमेंट का काम तो यहाँ तक हो रहा था, यानी कि मैनेजरियल वर्क तो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा था। और नॉन मैनेजरियल वर्क बताना कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है? इधर ये नीचे जितना भी पोर्शन रहेगा ना, यहाँ पे सब क्या होगा? अच्छा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम है वो, ये जो सामने आप एक फ्रेमवर्क देख रहे हो, क्या देख रहे हो? फ्रेमवर्क देख रहे हो, है ना? इस फ्रेमवर्क के अंदर ही होगा ना सारा काम। हाँ बोलो ना। इस स्ट्रक्चर, इस ट्री के बाहर से कुछ काम नहीं बचेगा ना, क्योंकि जो भी काम होगा उसे कहीं ना कहीं हमने डाला होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होगा तो R&D में डाला होगा, ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग होगा तो HR में डाला होगा, मनी के रिगार्डिंग में होगा तो फाइनेंस में डाला होगा, और हमें एडवर्टीजमेंट वगैरह करना होगा तो कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी को डाला होगा। अच्छा, मैनेज करने वाला काम भी डाला होगा, एक्चुअल में करने वाला काम भी डाला होगा कहीं ना कहीं। हाँ बोलो ना। एक्चुअल में करेंगे कौन लोग?
मैनेजरियल वर्क परफॉर्म करेंगे कि नॉन मैनेजरियल? और उस काम को जो करना है, करना क्या है, कैसे कराना है, कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। मैंने क्या बोला? 3 लेवल के काम बोल दिए मैंने। करना क्या है, कैसे, कैसे कराना है, करना नहीं है, करना क्या है, कैसे कराना है, कर भी रहे हैं या यहाँ पे ये तो काम नहीं कर रहे ना, ये तो काम को क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को सेट कर रहे हैं, काम करा रहे हैं, और फिर एक बंदा देख रहा है कि कर भी रहे हैं या मैंने टॉप, मिडिल और लोअर के फंक्शन बोले आपको। बताना कौन मेरे जो शब्द है वो कौन से शब्द आप कौन से लेवल से रिलेट करोगे? क्या करना है, कैसे कराना है, मिडिल लेवल, कर भी रहे हैं लोअर लेवल। काम तो ये नहीं कर रहे ना, तो ये तो मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो मैनेजरियल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। समझा? अरे ऐसे क्रैक कर दिया, बिल्कुल इसे निचोड़ दिया इस कॉन्सेप्ट को। अभी तुम देखना स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कैसे निकल के आएगी। सुनो ना, अभी कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? वर्कर्स। कौन कर रहे हैं? मैनेजरियल वर्क है कि नॉन मैनेजरियल? इस फ्रेमवर्क के अंदर ये सब कुछ आ गया, इससे बाहर तो कुछ नहीं बचा। स्ट्रक्चर क्या होती है, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क। Organizational structure is a framework in which managerial and non-managerial tasks are performed. कुछ बचा है जिंदगी में इसके आगे? हाँ बोलो, बोल, बिल्कुल सही बोल सकते। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा तो तुम्हारे शब्द अंदर से आएंगे और तुम सही बोलोगे। रटने को तो मैं बोल दूं कि ये फ्रेमवर्क है, इसमें मैनेजरियल वर्क परफॉर्म होता है, नॉन मैनेजरियल वर्क परफॉर्म होता है, रट लो, तुम रट लोगे। 4 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, फिर भूल जाओगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्रोच सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी अप्रोच सही है, और भी हो सकती है ना। एक से एक है मार्केट में, ठीक है ना, हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही है और इससे काम हो जाएगा। आपको सही लगा कि नहीं लगा, आप बताओ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजरियल टास्क भी परफॉर्म किए जाते हैं। और ये अभी आप इसको अच्छे से समझ के चलना, क्योंकि आगे के टॉपिक्स आएंगे ना, उनमें भी मैं आपको सवाल पूछूंगा और मुझे पक्का यकीन ही नहीं है ना, पूरा का पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर। अरे भैया ये क्या बात हुई, यकीन नहीं ट्रस्ट है? ठीक है, अरे वो तुमने हिंदी की इंग्लिश तो की, अरे जो भी तुम समझो यार अभी, ठीक है ना। आप मैं जो भी आपको पूछूंगा ना आगे, आप उसका जवाब दोगे। देखो ना इधर, पहले वाला बुलेट पढ़ो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क ये सारा पूरा जो स्ट्रक्चर चल रही है ना, अब मैं बार मतलब इसको स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में नहीं बताऊंगा, है ना। उस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? फ्रेमवर्क बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विद इन विच, जिसके अंदर रह करके, जिस फ्रेमवर्क के अंदर रह करके मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म। मैनेजर, अच्छा मैनेजरियल टास्क कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? ऊपर वाले लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे, मतलब जितने भी ऊपर के लेवल है। और जो बेसिकली जो नॉन मैनेजरियल टास्क है वो स्ट्रक्चर के अपर पोर्शन में परफॉर्म किया जाएगा कि ये बॉटम में? बिल्कुल यार। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिनोट्स द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या डिनोट करती है? पैटर्न डिनोट करती है। किसका? कि ये स्ट्रक्चर बताती है, ये फ्रेमवर्क बताता है ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे बीच में। वापस से आओ, हाँ सुनो, ये बंदे के बीच में, सॉरी, ये सीईओ के बीच में और मैनेजर के बीच में क्या रिलेशन है? सुपीरियर एंड, सर तुम बता सकते हो कौन सुपीरियर कौन सा बॉडी? इस मैनेजर के बीच में और इस ए या डी के बीच में कैसा रिलेशन है? ये ए और डी के बीच में कैसा रिलेशन है?
हाँ, मतलब ये पियर्स का रिलेशन है। पियर्स समझते हो आप? पियर्स, साथ वाले, हमारे साथ वाले जो हमारे होते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं? पियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पियर्स। ठीक है ना? ए प्यार नहीं। तो थोड़ी देर में अगर मैं ना रोको तो यही बोल देता। सुनो ना इधर, जब बच्चों हम हम इस फ्रेमवर्क में, स्ट्रक्चर में वर्टिकली बात कर रहे होते, किसकी बात कर रहे होते? वर्टिकली बात कर रहे होते, तो रिलेशनशिप कौन सी निकल के आती है? लेकिन जब हॉरिजॉन्टली बात करते हैं, पियर्स वाला रिलेशन निकल के आता है। हमारे साथ वाले लोग होते हैं, है ना? टीम मेंबर्स बोल सकते हैं उन्हें, मोस्ट अप्रोप्रिएटली उन्हें पियर्स बोलेंगे। ठीक है ना? अभी पढ़ लो यार ये बुलेट। काहे तुमने बदनाम करके रखा है यार इस सब्जेक्ट को? अरे नींद आती है इसमें। An organization structure denotes the pattern of relationships among job positions within an, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग जो जॉब्स है उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, ऐसा कौन बताता है? बोलो ना, कौन बताता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में और इसके बीच में क्या रिश्ता है? ठीक है ना? ये रिश्ता हमें इस पैटर्न से, इस स्ट्रक्चर से ही पता चलता है। आगे, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। मुझे नहीं समझा। ये रिश्ता केवल लोगों के बीच में ही नहीं बताता कि किसको क्या काम करना है, कितना काम करना है, कितनी ड्यूटी है। अच्छा एक बात बताओ, ड्यूटी अपर लेवल पे ज्यादा होगी या बॉटम लेवल पे ज्यादा होगी? ए बेटा, ड्यूटी टॉप पे ज्यादा होती है। तुम बोलो ना, वर्कर ने कुछ मिस्टेक की तो उससे बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी ड्यूटी क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? हैंडल कर लेंगे, मैनेजेबल है। ठीक है ना? एक गलत कंपनी को एक्वायर कर लिया और डिसीजन किसका था? टॉप वालों का। वर्कर को तो बुलाएंगे नहीं, भाई साहब बताना कौन सी कंपनी बढ़िया लग रही है, देखियो एक बार। कौन सी, जौन सी बात रख दोगे वो ही उठा लेंगे हम। ऐसे कोई ना होता है। टॉप वाले क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उन्हीं का डिसीजन होता है कि उन्हें किस कंपनी को एक्वायर करना, बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं। वहां पे अगर मिस्टेक हुई, गलत बच्चे को एक्वायर कर लिया, गलत बच्चे को गोद ले लिया, जिंदगी भर खून के आंसू रोगे आप। ठीक है ना? जब भी क्या होगा ना, जब भी वो बच्चा कुछ भी करेगा ना, कुछ भी इन द सेंस, जब भी उस बच्चे को लॉस आएगा, है ना, बाकी जो बोर्ड के जो मेंबर्स है ना, जो अपर लेवल वाले, टॉप लेवल वाले जो लोग हैं, जब भी किसको शक की निगाहों से देखेंगे? उस बंदे को जिसने ये अप्रूव किया था। देख, ये लिया, और याद भी दिलाएंगे लोग, ये लिया था डिसीजन, है ना? तो किसका क्या काम है, किसको क्या करना है, स्ट्रक्चर ये भी बताती है। तो सारे बच्चों को पता है कि जो निचले वाले लोग होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो काम कराते हैं, और कराना क्या है वो सबसे टॉप वाले बताते हैं। तो वर्क के बीच में भी रिलेशनशिप है, एंड रिसोर्सेज, है ना? रिसोर्सेज हमारे किसी भी टाइप के हमारे रिसोर्सेज है, उनके बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है ना? वो भी कैसे? जैसे हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कौन है? फाइनेंस। ठीक है ना? फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे कौन से रिसोर्सेज एलोकेट करेगा? बोलो ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एचआर डिपार्टमेंट कौन से रिसोर्स एलोकेट करेगा? बोलो ना। तो रिसोर्सेज के बीच में क्या कनेक्शन है ना? कहां से कौन से रिसोर्सेज एलोकेट होंगे? ठीक है ना? वो भी कौन बताती है? स्ट्रक्चर ही बताएगी। अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी डायनामिक। ना 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 ना, स्टैटिक होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, स्टैटिक होनी चाहिए। तो बोलते रहो ना तुम, हमको तो समझता है ना अभी। Because we have to operate in an ever changing environment, we have to modify ourselves as per the need of environment। और जैसे एनवायरमेंट बोलेगा हम अपने स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, डायनेमिक बना देंगे उसको। ठीक है ना? उसी को मॉडिफाई करने की जरूरत होगी,
तो मॉडिफाई कर लेंगे, उसी को सेट असाइड करके कोई नई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होगी तो बनाएंगे, पैरेलली चलाने की जरूरत होगी तो पैरेलली चलाएंगे, इसको भी और इसको भी। ऐसा बोल रहा है एज पर सिचुएशंस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई शक है क्या आपको? थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए मेरे को इतना ही मेरा एजेंडा था, मेरे मतलब प्लानिंग में यही था कि आज मेरे को इतना बताना है, और कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। आज की भी काफी इंपॉर्टेंट थी, टेक्निकल थी, और कल और मजा आएगा आपको कि कल टॉपिक पढ़ेंगे हम, छोटे छोटे चिल्लू पिल्लू से टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े टेक्निकल टॉपिक है यहाँ पे। नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये तो सिंपल के आगे ये थोड़ा है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, वाइट टॉल वगैरह, फ्लैट वगैरह, कुछ इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम कल, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतना ही करेंगे, बाकी कल।